हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। अभी हम लोग रीजन एंड एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम लार्ज स्टेट्स की बात करें जैसे कि चोला डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी एंड मुगल डायनेस्टी, दे एनकम्पास्ड मैनी रीजन्स। दैट मीन्स कि चोला, तुगलक एंड मुगल्स, इनके अंडर में काफ़ी सारे रीजन्स थे, काफ़ी सारे एरियाज थे। ठीक है, लार्ज टेरिटरी इन डायनेस्टीज के अंडर में आती थी। चोलास के बारे में आप चैप्टर नंबर 2, तुगलक्स के बारे में आप चैप्टर नंबर 3 एंड मुगल्स के बारे में आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। अ संस्कृत प्रशस्ति प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान गियासुद्दीन बलबन। अब देखो, एक प्रशस्ति से हमें किसके बारे में पता चलता है? गियासुद्दीन बलबन के बारे में पता चलता है। तो प्रशस्ति होती क्या है? बेसिकली प्रशस्ति इज काइंड ऑफ एन इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस को संस्कृत में प्रशस्ति कहा जाता है। तो ये प्रशस्ति गियासुद्दीन बलबन के बारे में लिखी गई, जिससे हमें उस प्रशस्ति से हमें गियासुद्दीन बलबन की लाइफ के बारे में पता चलता है। एंड गियासुद्दीन बलबन कौन थे? ये दिल्ली सुल्तान थे। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर हम सुल्तान डायनेस्टीज की बात करें तो सुल्तान डायनेस्टी की सबसे पहली डायनेस्टी कौन सी थी? स्लेव डायनेस्टी। चैप्टर नंबर 3 में आप इसके बारे में पढ़ोगे, डोंट वरी। स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड रहा 1206 से लेकर 1290 तक का। ठीक है, तो इसी के जो लास्ट रूलर थे ना, जो लास्ट रूलर थे वो थे गियासुद्दीन बलबन। ओके, अब गियासुद्दीन बलबन जो है, इनका जो टाइम पीरियड रहा वो था 1266 से लेकर 1287 तक का। तो स्लेव डायनेस्टी के ही लास्ट रूलर गियासुद्दीन बलबन थे। तो हमें बलबन के बारे में एक प्रशस्ति से पता चलता है एंड ये प्रशस्ति संस्कृत में लिखी गई। अब क्या हमें पता चलता है प्रशस्ति से? हमें इनकी प्रशंसा देखने को मिलती है, क्योंकि प्रशस्ति में जो है ना प्रशंसा लिखी जाती थी एंड इनफैक्ट एग्जेजरेट करके लिखा जाता था। तो देखिए बलबन के बारे में क्या एक्सप्लेन किया गया। तो बलबन के बारे में पोइट ने ये बताया कि बलबन के अंडर में वास्ट एम्पायर था एंड ये बहुत बड़े साम्राज्य का रूलर था। फिर ये बताया गया कि इसका जो एम्पायर है कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच था। तो हमें ये जानने को मिलता है कि प्रशस्ति से कि भाई बलबन जो है ना, उसका जो एम्पायर था वो स्ट्रेच था फ्रॉम बंगाल टू अफगानिस्तान। तो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक पूरा फैला हुआ था, बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक। ठीक है, एंड ये जो गॉड एंड गजना ये बताया गया है, सो बेसिकली ये एरिया है। ठीक है, एंड इंक्लूडेड ऑल ऑफ साउथ इंडिया। तो कहने का मतलब है कि बंगाल से लेके अफगानिस्तान, इसके अलावा साउथ इंडिया जो है वो सारा किसके अंडर में था? गियासुद्दीन बलबन के अंडर में था। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स लाइक गॉड, आंध्र एंड केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात अपेरेंटली फ्लेड बिफोर हिज आर्मीज। तो ऐसा भी हमें प्रशस्ति से पता चलता है कि भाई जो ये बलबन था ना, ये इतना शक्तिशाली था कि जहां भी ये पैर रखता वहां के लोग भाग जाते थे डर के मारे। तो ये बताया गया कि जो इन एरियाज में रहने वाले लोग थे वो डर के मारे भाग जाया करते थे, क्योंकि उनको लगता था वो बलबन से जो है पंगा नहीं ले सकते। राइट, तो यहां पर बलबन की प्रशंसा बताई गई प्रशस्ति में। अब देखो, हिस्टोरियंस का काम तो है पास्ट के बारे में पता लगाना। तो अब देखते हैं कि हिस्टोरियंस ने बलबन के बारे में क्या पता लगाया। सो हिस्टोरियंस रिगार्डेड दीज एज एग्जेजरेटेड क्लेम्स ऑफ द कॉन्क्वेस्ट। तो अब देखो, यहां पर ये जो एरियाज बताए कि भाई ये एरियाज जो थे, यहां पर रहने वाले जो लोग, राजा, किंगडम थे, वो सब किसके अंडर में आ गए थे? गियासुद्दीन बलबन के अंडर में आ गए थे। गियासुद्दीन बलबन ने इन सभी एरियाज को अपने अंडर कर लिया था। तो हिस्टोरियंस ने ये कहा ऐसा नहीं है, बल्कि बलबन के बारे में इनकी प्रशस्ति में एग्जेजरेट करके बताया गया है। तो देखो हिस्टोरियंस ने क्या बोला। हिस्टोरियंस ने कहा कि इतना कॉन्क्वेस्ट जो है, इतनी जीत जो है वो बलबन ने हासिल नहीं की थी, बल्कि इनकी प्रशस्ति में एग्जेजरेटेड तरीके से क्लेम किया हुआ है, मतलब बढ़ा चढ़ाकर झूठ झूठ लिखा हुआ है। राइट, एट द सेम टाइम दे ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब हिस्टोरियंस इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश कर रहे थे वाई रूलर्स केप्ट क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, कि भाई ये रूलर्स इतना झूठ क्यों लिखवाते थे अपने बारे में प्रशस्ति में, रीजन क्या था। तो ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि क्यों जो राजा महाराजा थे वो अपने बारे में एग्जेजरेट करके प्रशस्ति लिखवाया करते थे। ठीक है,
अब ये जो आमिर खुसरो वाला पार्ट है ये हम नेक्स्ट अभी करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आगे वाला पार्ट करते हैं और उसके बाद हम इस टॉपिक को जानेंगे। By 700, many regions already possessed distinct geographical dimensions and their own language and cultural characteristics. तो हम ये देखते हैं कि अगर 700 की बात करें तो इस टाइम पीरियड में हमें बहुत सारे रीजन्स ऐसे देखने को मिले जहां पर अलग अलग रूलिंग डायनेस्टी थी। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ लिखा हुआ है, दे वर एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज। तो अलग अलग जो रीजन, अलग अलग एरिया पर अलग अलग रूलिंग डायनेस्टीज थी। ठीक है, एंड हर एक रूलिंग डायनेस्टी का अपना ज्योग्राफिकल डायमेंशन था, मतलब उनको पता था कि भाई उनकी टेरिटरी कितने से कितने तक की है ना। इसके अलावा हर एक रूलिंग डायनेस्टी के अपने लैंग्वेज एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे। देयर वॉज कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज स्टेट्स। अब ये जो अलग अलग रूलिंग डायनेस्टीज हैं, इनके अपने जो रीजन है या स्टेट्स हैं, इनके बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते थे। ठीक है, इनके बीच में जो है लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ तो चलती रहती थी। अब यहाँ पे तो हमने स्मॉल किंगडम्स की बात की या ये कह लो रीजनल एम्पायर्स की बात की, लेकिन अब हम देखते हैं कि पैन रीजनल मतलब लार्ज अमाउंट में जो है टेरिटरी जो है किनके अंडर में थी, चोलाज, खलजी, तुगलक, मुगल्स। तो ये जो डायनेस्टीज थी, लार्ज स्टेट डायनेस्टीज जैसे कि चोला, खलजी, तुगलक एंड मुगल्स, इन्होंने अपना एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया दैट वाज पैन रीजनल एंड स्पैनिंग डाइवर्स रीजन्स। तो इनके अंडर में डाइवर्स रीजन्स अंडर में थे, मतलब इनका अपने अपने टाइम पर पैन रीजनल एरिया पर एम्पायर बना हुआ था। ओके, सो अगर हम इन सभी चोलाज, खलजी, तुगलक, मुगल्स की बात करें, ये सभी जो एम्पायर्स थे दे वर नॉट इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल, मतलब एक जैसे इक्वली स्टेबल एंड सक्सेसफुल नहीं रहे, सबका अपना अलग तरीके से स्टेबिलिटी एंड सक्सेसफुल टाइम पीरियड रहा है। इसके बारे में तो आप चैप्टर नंबर 3 एंड 4 में जानोगे जब आप खलजी एंड मुगल के जो है टाइम पीरियड के बारे में, रूलिंग टाइम पीरियड के बारे में थोड़ा सा डिस्टिंक्शन देखोगे तो आपको समझ में आएगा। राइट, अच्छा इसको अभी हम करते हैं, पहले ना ये वाला पार्ट देखो एक बार, ये वाला पार्ट करते फिर आगे वाला टॉपिक करेंगे। लैंग्वेज एंड रीजन। 1318 में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोइट थे आमिर खुसरो, उन्होंने बताया कि जो हमारा ये एरिया है, ये जो सब कॉन्टिनेंट है ना, इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस को बोला जाता था। जैसे कि हर एक रीजन की अपनी स्पेसिफिक लैंग्वेज थी, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, दवसमुंदरी जो कि सदर्न कर्नाटका में बोली जाती थी। वेयर एज आंध्र प्रदेश की बात करें तो तेलंगानी, गुजरात की बात करें तो गुजरी, मौबरी कहाँ पर, तमिलनाडु में, गौरी कहाँ पर, बंगाल में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौरी बंगाल में बोली जाती थी भाषा। एंड अवधी कहाँ पर, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, हिंदवी कहाँ पर, इन द एरिया अराउंड द दिल्ली। तो आप देखो कि अलग अलग एरिया, अलग अलग रीजन की अपनी स्पेसिफिक लैंग्वेज थी। तो अब आपको यहाँ पर आया समझ में, ये हमने पढ़ा कि भाई हर एक जो रीजन थे उनके अपने अलग ज्योग्राफिकल डायमेंशन थे, मतलब अलग अलग एरिया में बटे हुए थे, एंड इसके अलावा अपनी अलग लैंग्वेज एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे हर एक एरिया के। तो यहाँ पर आपको ये बात अब समझ में आई कि अलग अलग रीजन की अपनी अलग अलग लैंग्वेज। अब आमिर खुसरो आगे ये बताते हैं कि भाई अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आमिर खुसरो ने ये भी मेंशन किया कि भाई संस्कृत जो है ना किसी ये एक पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग नहीं करती थी। जैसे कि अगर हम यहाँ बात करें तो अवधी कहाँ बोली जाती थी, सिर्फ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में। ऐसे ही हिंदवी कहाँ बोली जाती थी, इन द एरिया अराउंड द दिल्ली। लेकिन अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत ऐसे किसी पर्टिकुलर रीजन में नहीं बोली जाती थी, मतलब ये ना किसी एक पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग नहीं करती थी। एंड संस्कृत एक ओल्ड लैंग्वेज थी एंड इनफैक्ट एक रॉयल लैंग्वेज मानी जाती थी। तो संस्कृत जो है वो कॉमन पीपल को तो आती नहीं थी, आम लोगों को तो ना समझ में आती थी ना बोली जाती थी। एंड संस्कृत सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण्स बोलना एंड पढ़ना जानते थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। आगे तो ऐसे ही बताओ, एक बार पढ़ लेना। ओके, तो अभी हम यहां बात करेंगे। जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ 18th सेंचुरी में, तो उस टाइम पीरियड के बाद ना हमें ये देखने को मिला कि धीरे धीरे छोटी छोटी जो रीजनल स्टेट्स थे
वो अब री एमर्ज होने लगे। क्यों? क्योंकि अब जो रीजनल स्टेट्स के जो प्रोविंशियल गवर्नर थे, प्रोविंशियल जो राजा थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। वरना तो इससे पहले तो ये बड़े एम्पायर्स के अंडर में रहते थे, लेकिन जैसे ही एक बहुत बड़ा एम्पायर डिक्लाइन होता, वैसे ही जो रीजनल स्टेट्स हैं वो री एमर्ज हो जाते। तो हमें ये देखने को मिलता, एक बहुत बड़ा एम्पायर जैसे ही डिक्लाइन हुआ, वैसे ही छोटे छोटे रीजनल जो स्टेट्स है, रीजनल किंगडम है, वो फिर से फ्लरिश होने लग जाते। बट ईयर्स ऑफ इंपीरियल पैन रीजनल रूल्स had altered the character of regions। लेकिन इन जो रीजनल स्टेट्स हैं, इन एरियाज में हमें ये देखने को मिलता है कि बड़े एम्पायर का ही एक इन्फ्लुएंस दिखता है, क्योंकि इनको उन्हीं के अंडर में रहने की आदत हो चुकी थी। तो वहां का जो इंपीरियल या पैन रीजनल रूल था, उसी रूल को ये रीजनल स्टेट्स में भी अपनाया करते थे। कहने का मतलब है, ये छोटे छोटे जो किंगडम होते थे ना, ये किस तरीके से गवर्निंग करते थे, ये बड़े एम्पायर से जो इन्होंने सीखा उसी चीज को ये आगे बढ़ा लिया करते थे, राइट। Across most of the subcontinent, the regions were left with the legacies of big and small states that had ruled over them. So कहने का मतलब है कि across most of the subcontinent, मतलब सबकॉन्टिनेंट के बहुत सारे एरियाज में हमें किसकी लेगेसीज देखने को मिली? बड़े बड़े एम्पायर की। एंड बड़े एम्पायर्स की लेगेसीज हमें बिग एंड स्मॉल स्टेट्स में देखने को मिली, जिन पर इन्होंने रूल किया। देखो इस चीज को ना छोटा सा एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, राइट। जैसे कि हम पर ब्रिटिशर्स रूल करके गए, है ना। अब जब ब्रिटिशर से हमें आज़ादी मिली, हम इंडिपेंडेंट हुए, तो हमने ना ब्रिटिशर्स की बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट भी किया था। सो इन द सेम वे, जब एक बहुत बड़ा एम्पायर इन छोटे छोटे रीजनल एम्पायर पर रूल करता और वो एम्पायर अगर डिक्लाइन हो जाता, तो ये जो छोटे छोटे रीजनल एम्पायर हैं वो उस बड़े एम्पायर के रूल्स रेगुलेशंस को ही आगे फॉलो करते थे, राइट। अब जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि ब्रिटिशर से हम लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट की। सो इन द सेम वे जो छोटे छोटे रीजनल स्टेट्स थे, उन्होंने भी बड़े एम्पायर से बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट की थी लेगेसीज के तौर पर। जैसे कि किस तरीके से गवर्नेंस करना है, मतलब अपना शासन किस तरीके से चलाना है, इकोनॉमी को कैसे मैनेज करना है, एंड एलीट कल्चर एंड लैंग्वेज भी इनसे अडॉप्ट की है, ठीक है। एंड इसी वजह से हमें अलग अलग रीजनल एरिया में कभी तो हमें ये देखने को मिलता है कि कुछ ट्रेडिशंस डिस्टिंक्ट हैं, मतलब अलग अलग हैं एक दूसरे से, एंड कुछ ट्रेडिशंस शेयर्ड हैं, सिमिलर हैं। सो अगर हम इन 1000 ईयर्स की बात करें, 700 से लेकर 1750 तक की बात करें, तो ये जो डिफरेंट रीजन्स है, ये जो अलग अलग एरियाज या रीजनल स्टेट्स हैं, इनके कैरेक्टर्स आइसोलेशन में ग्रो नहीं हुए थे, अलग अलग ग्रो नहीं हुए थे, बल्कि ये जो रीजनल स्टेट्स हैं, इन पर हमें लार्जर पैन रीजनल फोर्सेस का, मतलब बड़े बड़े एम्पायर का इम्पैक्ट देखने को मिला, वो भी इंटीग्रेशन में। एंड इंटीग्रेशन का मतलब आप समझे कि मिक्स के तौर पर मिला हुआ। जैसे कि एक तो जो ये रीजनल स्टेट है, इनकी खुद की जो आइडेंटिटी है वो लूज नहीं होती थी, इसके साथ वो नई चीजों को अडॉप्ट करते थे जो बिग फोर्सेस थे, मतलब जो बड़े एम्पायर थे। सो विदाउट एवर क्वाइट लूजिंग देयर डिस्टिंक्टिवनेस, दैट मीन्स कि इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को, जो छोटे छोटे ये रीजनल एम्पायर थे ना, इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को भी बरकरार रखा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें एज अ लेगेसी के तौर पर इन्होंने किनसे ली थी? बड़े एम्पायर से लेगेसीज के तौर पर अडॉप्ट की थी। तो इसीलिए हम यहाँ पर इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं कि दो ट्रेडिशन में हमें क्या देखने को मिला? इंटीग्रेशन देखने को मिला। एक तो इनकी खुद की आइडेंटिटी और एक अडॉप्टेड आइडेंटिटी, राइट। जैसे कि किस तरीके से इकोनॉमी को मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होना चाहिए, गवर्नेंस किस तरीके से होनी चाहिए, ये सब चीज़ें अडॉप्ट की गई थी। ओके, सो आई होप आपको इतना जो टॉपिक है वो समझ आ गया होगा। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बता देना, डोंट वरी, ठीक है। अब जो ये नेक्स्ट पार्ट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखना। आप मेरे साथ टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टाइम टू टाइम आपको टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर नोटिफिकेशंस मिलती रहती हैं। आपको टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड आपको 7th क्लास की जो प्लेलिस्ट है वो भी मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।